देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका। हर एक के मन में सवाल है कि आखिर एक साल कैसा बीता सरकार का। सवाल उससे बड़ा यह है कि एक साल के अंदर चुनौतियां भरपूर थीं और सबसे बड़ी चुनौती एक विश्व की चुनौती, और वो थी एक पैंडेमिक यानी कि कोरोना। TV9 भारतवर्ष पर आप सभी का स्वागत है। आज दिन भर TV9 भारतवर्ष पर मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्री आपके साथ होंगे। कोरोना काल के बाद देश की रफ्तार पर सबसे धारदार तरीके से देश के सवालों के जवाब, आपके सवालों के जवाब। देश कोरोना काल में कैसे आगे बढ़ेगा, देश के आम लोगों को फिर से अपना कामकाज शुरू करने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, आपके बच्चे कब से अपने स्कूल जा पाएंगे, आपका दफ्तर, आपका व्यापार कब से फिर पटरी पर लौट पाएगा, वो सारे सवाल जो आज तक आपके मन में ही हैं, उनके जवाब आज दिन भर आपको TV9 भारतवर्ष पर मिलेंगे। इस समय हमारे साथ एक बड़े मंत्री, एक ऐसे इंसान जो कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए मशहूर है, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कई इनिशिएटिव्स लिए, और सुन के आपको हैरानी होगी कि जो आप सैनिटाइजर की कीमत बड़ी कम देख रहे हैं उसमें कैसे उन्होंने फोन घुमाया और शुगर मिल वालों को बोला कि आप सैनिटाइजर क्यों नहीं बनाते हैं, और बहुत सारी चीजें। नितिन गडकरी जी हमारे साथ हैं, हम जुड़े हुए हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। गडकरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो सरकार का हैप्पी बर्थडे और आपका बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। आपका कल जन्मदिन था सर। पहला सवाल यह है कि एक साल में चुनौतियां भरपूर थी और आप लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन ऐसा कौन सी चीज थी जो आपको लगता है कि शायद एक साल में हम नहीं कर पाए, जो आपकी बकेट लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है? देखिए, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें जो शानदार जीत मिली, उसके बाद में सेकंड इनिंग में प्रधानमंत्री जी ने एक रोड मैप हम सबके सामने रखा। पर ये रोड मैप तैयार करने के पहले उन्होंने सभी डिपार्टमेंट के लेवल पर उसके पूरी तरह से उसके जानकारी हासिल करने के बाद उन्होंने एक विजन दी, और वो विजन में उन्होंने ये विश्वास जताया कि हमको भारत को आत्मनिर्भर, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली भारत बनाना है, और इसलिए इसका सबसे आधार आर्थिक है। और आर्थिक आधार में दो बातें उन्होंने कही, एक थी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना और 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। ये बात जरूर है कि हमारे देश की 65% आबादी ये गाँव में रहती है, खेती से संबंधित है, और ये भी सच्चाई है कि स्वाधीनता के बाद आज तक के इस समय में 30% का पॉपुलेशन ऐसा है जिसका माइग्रेशन हुआ है गांव से लेकर शहरों तक। दिल्ली, मद्रास, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलोर, ये शहरों में हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़े प्रमाण पर बढ़ी है, और रोजगार पाने के लिए लोग बड़े प्रमाण पर इस शहरों में आए हैं, और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी खेती समृद्ध संपन्न बने। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, हनी से लेकर ब्लू इकोनॉमी तक प्रधानमंत्री जी बात करते रहे, और उन्होंने कहा था कि हम लोग 5 लाख करोड़ की ब्लू इकोनॉमी फिशिंग की बनाएं। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, विलेज इंडस्ट्री, इसकी बात उन्होंने की। आयुर्वेद के बारे में, योग विज्ञान के बारे में आयुष मंत्रालय की तरफ से उन्होंने जिस प्रकार से हमारी योजनाएं जाहिर हुई है और जिस प्रकार से लोगों को फ़ायदा मिला, आप जानते हैं। मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई गई। हेल्थ सेक्टर में बड़े प्रमाण पर प्रधानमंत्री आयुष योजना जो आई, ये वर्ल्ड की ऐसी एक बड़ी योजना है कि जिस योजना में आम गरीब आदमी को कवर करके अब कैंसर, हार्ट जैसे बीमारी के लिए उसके यहाँ किसी भी अच्छे अस्पताल में वो उपचार ले सकता है, इस प्रकार की सुविधा प्राप्त हुई जी। तो एक तरफ इसमें ऐसा है कि कृषि के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में, और उसके साथ साथ विलेज इंडस्ट्री में प्रधानमंत्री जी ने एक योजना देकर हमें एक दिशा दी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है इसमें कि ये सब करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म होना जरूरी था। ट्रांसपेरेंसी, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, करप्शन फ्री सिस्टम,
और ये सब करने के लिए उन्होंने लगातार अनेक बिलों को हमने बदलाया, अनेक कानून समाप्त कर दिए, और इसी का परिणाम है कि वर्ल्ड बैंक के रैंकिंग में जो हमारा ईज ऑफ बिजनेस में जो नंबर था वो काफ़ी पीछे था, अब काफ़ी आगे आया। जी। और मुझे विश्वास है कि ये सब काम जोरों से शुरू था, उसी समय कोरोना का संकट आया है। जी। पर मुझे लगता है कि कोरोना के संकट का भी हम मात करेंगे जी। और निश्चित रूप से ये जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो सपना जो प्रधानमंत्री जी का है वो, और 100 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात है वो हम निश्चित रूप से पूरी करेंगे। अड़चने समस्याएं जरूर है, पर पॉजिटिविटी के साथ, आत्मविश्वास के साथ हम इसको पूरा करने के लिए इसकी शुरुआत हमने की है, और 5 साल में निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे। जी, यानी कि जो मेरा सवाल था कि ऐसा कौन सा एरिया है जो आपको लगता है नहीं अचीव कर पाए, वो आपको लगता है कि शायद ये कोरोना की वजह से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला जो टारगेट है उसमें थोड़ा सा विलंब हो सकता है, उसमें एक सेटबैक लगा है। मैं इसको कंक्लूड कर सकता हूं इस सवाल के जवाब को? देखिए, एक बात तो जरूरी है कि ये नेचुरल कैलेमिटीज के रूप में है। एब्सोल्युटली सर। पूरे विश्व में कोरोना का संकट आया है, हम इससे जूझ रहे हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इस समय निश्चित रूप से कोरोना के कारण सभी स्टेक होल्डर, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे मजदूर हो, चाहे काम करने वाले हो, किसान हो, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, सब लोग इस समय समस्या का सामना भी कर रहे हैं। पूरे विश्व के ऊपर ये संकट आया, हमारे ऊपर भी आया है, और इसके स्वाभाविक रूप से विश्व पर भी परिणाम हुआ है। एब्सोल्युटली। और हमारे स्वाभाविक कार्यक्रमों में भी होना स्वाभाविक है। अंडरस्टूड। यानी कि ये टेक अवे है। इस वक्त मैं अपनी टीम को बताना चाहूंगा कि मतलब एक जो सपना है उस सपने में थोड़ी सी दिक्कत ये एक पैंडेमिक की वजह से आई है, और इसको चुनौती से निपटने की तैयारी है। गडकरी जी, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रखा यहाँ पर रोजगार को लेकर, और आपने बात कही किस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स को आप लोग फोकस करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। रोजगार 2 तरीके से हम देख सकते हैं, एक तो वो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, और एक वो जो अभी सबसे बड़ा चिंता का विषय है, जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो काम करने वाले लोग थे जो चले गए अपने गांव में। पहले तो इनको वापस कैसे लाएंगे, और दूसरा वो लोग जिनके पास शायद उतने स्किल्स नहीं हैं, उनके अंदर एक फियर फैक्टर है, उनको वापस उनके डोमिसाइल स्टेट से ड्रॉ करने के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, आपके प्रश्न में बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है आपने। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। जी। पहली बात तो ऐसे कि रोजगार कैसे निर्माण होता है। रोजगार कुछ प्रमाण में खेती से आता है, जो हमारी एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी है, और अभी उसको ट्राइबल जो हमारे 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स भी है, वहाँ गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी है। तो स्वाभाविक रूप से हमारे कुछ रोजगार ऐसे होते हैं जो विलेज इंडस्ट्री से आते हैं, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री से आते हैं। कुछ हमारे, जैसे हमारे पास 7,500 किलोमीटर का समुद्र किनारा है, तो इसमें फिशिंग के द्वारा 18% पॉपुलेशन हमारी प्रभावित होती है। दूसरे और अभी नदियों में भी हम लोग स्वीट वाटर में भी फिशिंग का कर रहे हैं। 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 20,000 करोड़ का पैकेज दिया है, इसका हम लोग 1 लाख करोड़ का कम से कम प्रोडक्शन करेंगे। और हमारी जो बोट थी, जो मच्छीमार लेकर जाते थे, वो 7 नॉटिकल माइल तक जाती थी, 7 नॉटिकल माइल तक। अब हमने स्पेशल ट्रॉलर बनाया, अभी तमिलनाडु में 100 दिए हैं, जो 1.25 करोड़ का है, वो कम से कम 100 नॉटिकल माइल जाएगा। और इसके लिए उस पर बर्फ़ का कारखाना भी है, उसको पैकेजिंग करने की व्यवस्था है, उसको कोल्ड स्टोरेज है। तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी मछली में कम से कम 6 से 7 गुना बढ़ेगी, और ये 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाने का एक बहुत बड़ा लिया है जी। दूसरा ऐसा है कि हनी में अभी निर्मला जी ने भी 50-500 करोड़ की घोषणा की है। हम हनी का प्रोडक्शन कम से कम उसके ऊपर 10 गुना ज़्यादा स्पेंड करने वाले हैं, ताकि हनी के इकोनॉमी से हम लोग काफ़ी बड़े प्रमाण पर रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। मोटे तौर पर मैं आपको कहूँ कि ये विलेज इंडस्ट्री नाम का एक हेड होता है, खादी, ग्रामोद्योग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट उसमें आता है, मेरे मिनिस्ट्री के अंडर है। उसका टर्नओवर पिछले साल का 88,000 करोड़ का था, और अभी हमने ये तय किया है कि आने वाले 2 साल में इसको हम लोग 5 लाख करोड़ तक कैसे ले जाएंगे जी। और इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फील्ड, जैसे मैंने 2 क्षेत्र का उल्लेख किया, ऐसे 25-30 सेक्टर है। पर जैसे अपने पेट्रोल, डीजल अपन सब इंपोर्ट करते हैं जी। अभी हमारी इथेनॉल की इकोनॉमी करीब 25,000 करोड़ की बनी है।
हम उसको 1 लाख करोड़ की बनाना चाहते हैं। और अब प्रधानमंत्री जी ने अनुमति दी है कि हमारा जो राइस है, हमारे 3 साल तक हमारे लिए पर्याप्त राइस है और व्हीट है, गेहूं और चावल पर्याप्त है, रखने के लिए अब जगह नहीं है। शक्कर हमारे पास 2 साल के लिए है, और इसलिए शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से, उसके बाद BAV मोलाइसिस से, कॉर्न से, फूड ग्रेन से, और अब इसके बाद चावल वगैरह का उपयोग करके हम लोग ये इथेनॉल बनाएंगे, तो 1 लाख करोड़ की इकोनॉमी हम रूरल इंडिया में बनाना चाहते हैं। यानी कि तो इससे स्वाभाविक रूप से इससे रोजगार निर्माण होगा। सर, आपने 2 एग्जांपल्स दिए, परिस्थिति बदलेगी। आपने 2 एग्जांपल्स दिए। मैं ये इसका टेक अवे समझूं कि अब विलेज इकोनॉमी की तरफ फोकस जाएगा और आउट ऑफ बॉक्स वहां पर चीजें की जाएंगी, जिससे कि वहां पर चीजें हों, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। क्या हम उस मॉडल पर आ रहे हैं जहां पर गांधी जी का जो एक मॉडल था, क्योंकि जिस तरीके से उनकी इकोनॉमिक की थिंकिंग थी, स्वदेशी की अगर बात की जाए या बात की जाए सेल्फ रिलायंस विलेज कम्युनिटी लेवल पर, तो क्या हम उस मॉडल की तरफ भी अपने आप को इम्प्रोवाइज करते हुए देख रहे हैं? 100%। देखिए, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, तीनों के चिंतन में विशेष रूप से गरीब आदमी केंद्र बिंदु रहा है। अंत्योदय, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है और समाज के हमारे आखिरी पायदान पर खड़ा है, उस व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानकर उसको रोटी कपड़ा मकान कैसे मिलेगा, इसी प्रकार की वो विजन थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि गांधीयन इकोनॉमिक थॉट्स में सबसे विशेषता ये है कि उन्होंने कहा है कि वी नीड मैक्सिमम प्रोडक्शन, और यही बात पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहते थे कि वी नीड मैक्सिमम प्रोडक्शन। पर गांधी जी और नेहरू जी की सोच में थोड़ा सा डिस्टेंस था। गांधी जी कहते थे वी नीड मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स, और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देकर हमको उत्पादन करना है। अभी ड्राइवरलेस कार आने की बात आई तो मैंने विरोध किया। हमारे देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है। आज हमारे यहाँ रेस्टोरेंट में काम करने वाले 1.25 करोड़ लोग हैं जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं शेफ या वेटर के रूप में। हमारे वेलनेस सेंटर है, हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर, इसमें 50 लाख लोग काम करते हैं, उसमें से 50% से ज़्यादा महिलाएं काम करती है। हम इन सब लोगों को सोचना है कि इनको हम कैसे रोजगार दें, और प्रधानमंत्री जी ने इसमें सोचा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में इन गरीब लोगों को घर कैसे मिले। उसमें 2 पार्ट है, रूरल हाउसिंग भी है, अर्बन हाउसिंग भी है, यानी गाँव में भी स्मार्ट विलेज है, स्मार्ट शहर भी है। तो एक प्रकार से हमारी पूरी इकोनॉमी का जो विचार का केंद्र बिंदु है वो अंत्योदय है, और यही हमारा सामाजिक आर्थिक चिंतन है, सोशो इकोनॉमिक थॉट है। और वो गांधी जी, डॉक्टर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय से प्रेरित है। पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ कि एक समय 47 के बाद हमारे देश में कम्युनिस्ट विचारधारा प्रभावित थी जी। फिर कैपिटलिस्ट विचारों की स्वतंत्र पार्टी भी थी, वो भी प्रभावशाली थी जी। फिर समाजवादी थे, और उन्होंने अपने अपने मॉडल के द्वारा ये कहा था कि देश का विकास इस मॉडल के साथ हो सकता है। अब रशिया ने और चाइना ने लाल झंडे को छोड़कर बाकी सब कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट बात को छोड़ दिया है। उन्होंने, चाइना ने अमेरिकन लिबरल इकोनॉमी थॉट्स को लेकर जो मंगोलियन है उनको बड़े प्रमाण पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट लाई, प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट से चाइना की विकास यात्रा शुरू हुई जी। अब अमेरिका का जो कैपिटलवाद था, पूंजीवाद था, वो भी हमारी समस्या सुलझा नहीं सकता, और इसलिए समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद तीनों विचारधाराएं खत्म हो गई है। भारत का जो मॉडल है, जो गांधी जी, लोहिया जी और दीनदयाल जी का गरीब आदमी को केंद्र बिंदु मानकर सामाजिक आर्थिक चिंतन जो अंत्योदय था उसको केंद्रित मानकर, ठीक है, हम लिबरल इकोनॉमी के साथ, एक ही मिनट में पूरा कर दूं, लिबरल इकोनॉमी के साथ हम लोग जो ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड एक्सपीरियंसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं, कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, और इसके लिए हम लोग दोनों को कॉम्बिनेशन करके वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम और वैल्यू बेस्ड सोशल सिस्टम का आधार रखकर हम नए भारत का निर्माण करें। और उसमें योग विज्ञान, आपको मालूम है प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में योग डे बनाया, कितना पॉपुलर हुआ। तो एक तरफ आयुर्वेद, योग विज्ञान, यूनानी, हमारी सब भारतीय जितनी साइंस है उसको भी दुनिया की तरफ लेके जाना और रोजगार की निर्मित करना, यही इस सब का उद्देश्य है, जिससे हमारी इकोनॉमी
5 ट्रिलियन की बनेगी, वो एक रोल मॉडल है। केवल इतने कम शब्दों में तो सब नहीं बता सकता, मैं समझ सकता हूं, पॉइंट पर नोट। यही हमारी लाइन है। हाँ, यस। तो मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि इसका टेक अवे ये है इस सवाल का कि रोजगार ज्यादा मिले, उसके साथ डेवलपमेंट हो, ये फोकस है। और हम जो अपनी इकोनॉमी को अब आउट ऑफ बॉक्स गांव की तरफ लेकर जाएंगे, वहां पर रोजगार जनरेट करने की कोशिश करेंगे, जब तक उनका कॉन्फिडेंस शहर की ओर आने के लिए नहीं बनता है, जो लोग लौट गए। सर अब एक, क्योंकि मैं गडकरी जी आपसे छोटा सा सुधार, छोटा सर, सुधार करता हूं। प्लीज। देखो, गांव की इकोनॉमी और शहर की इकोनॉमी दोनों एक दूसरे के लिए कोऑर्डिनेट करना है। दोनों में एक दूसरे में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अंडरस्टूड। जैसे आपको मैं बताता हूं कि एमएसएमई है, हमारे देश की ग्रोथ में 29% कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का है जी हमारे देश का 48% एक्सपोर्ट हमारे एमएसएमई से है जी। हमारे देश में अभी तक 11 करोड़ जॉब एमएसएमई ने तैयार किए हैं। तो ये लाइन है ही, 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर उसके साथ जुड़ा है। वाटर ट्रांसपोर्ट है, रोड स्ट्रक्चर, रोड का ये काम है, पावर का है, इसके बाद रेलवे का है, वो सब उसमें जुड़ा हुआ है। पर अब हमको एक संतुलन बनाना पड़ेगा कि ग्रामीण विकास और शहरी विकास में जो दरी बढ़ी है अभी, वो दूर करनी पड़ेगी। दोनों का साथ साथ विकास करना पड़ेगा, ताकि गांव से कोई शहर की ओर ना आए, गांव सुखी समृद्ध संपन्न बने, और दूसरी ओर शहर में भी उद्योगों का विकास हो, विज्ञान टेक्नोलॉजी का, इनोवेशन का और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, और ग्राम पंचायत के लेवल पर भी इंडस्ट्री आए, ताकि स्मार्ट विलेज बनकर वही रोजगार मिले। और एग्रीकल्चर में जो कुछ तैयार होता है उसका प्रोसेसिंग भी वही हो, ये उसकी कल्पना है। जी सर, अब मैं आपसे थोड़ी सी लिबर्टी लेना चाहूंगा, क्योंकि आप न सिर्फ एक सीनियर मंत्री हैं, बल्कि आप इतने सीनियर पॉलिटिशियन और अलग अलग चीज़ों का तजुर्बा है, तो आपकी राय हर एक पर होती है, और वो अक्सर ऐसी राय होती है जो काफ़ी मायने भी रखती है। कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा जिसमें मैं बहुत संक्षेप में सवाल पूछूंगा, अगर आप संक्षेप में जवाब दे पाएँ। आपने अभी एमएसएमई का जिक्र किया, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाइना की तरफ से इन्वेस्टमेंट अब भारत की तरफ आएगा, और इसके लिए सरकार ने कई सारी चीज़ें शुरू भी कर दी हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हम लोग अभी तैयार हैं उस इन्वेस्टमेंट के लिए? और इसमें एक राइडर ये है कि हमारे यहाँ कोरोना अभी पीक होना बाकी है, तो वो कॉन्फिडेंस कैसे जनरेट करेंगे हम? देखिए, पहली बात आप समझ लीजिए कि कोरोना का संकट सभी देशों पर है, विश्व के ऊपर है। और जापान के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि जापानी व्यक्तियों की जो इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट चाइना में है, वो अगर चाइना के बाहर निकलना चाहते हैं तो हम उनको स्पेशल पैकेज देने के लिए तैयार है। जी। विश्व में अमेरिका से लेकर फ्रांस से जर्मनी से लेकर यूके तक अब सब देश चाइना के साथ आर्थिक व्यवहार नहीं करना चाहते हैं। उसके अलग अलग कारण है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, आई एम सॉरी, मैं आपको माफी चाहूंगा, बीच में रोकूंगा। लेकिन सर ये दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, अमेरिका और जापान दोनों चाइना के धुर विरोधी रहे हैं शुरू से। मैं और अगर कंट्रीज की अगर बात करूं तो हमेशा शिकायत एक रहती है, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में भी था जब ह्यूस्टन में जब मोदी जी की कई कंट्री के नेताओं से मुलाकात हुई थी, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट से। शिकायत ये रहती है कि यहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं है, नंबर 1। शिकायत ये रहती है कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स बहुत हैं, नंबर 3। और कंट्रीज के अगर चाइना को ही देखें तो उन्होंने कोरोना पर काफ़ी हद तक नियंत्रण कर लिया। झूठ बोला, सच बोला, वो एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और लोग जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अब ये पीक कर रहा है। तो मेरा ये सवाल इन 3 फैक्टर्स के लिहाज से, इस पर आपका टेक क्या है? देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि इस समय ऐसे अनेक कारण हैं जी कि जिसके कारण मैं अगर आपको उल्टा सवाल पूछूं कि कौन सा देश ऐसा है जो चाइना से कंफर्टेबल है और ज़्यादा डील करना चाहता है। मजबूरन कुछ बातों को करना पड़ता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर सच्चाई ये है कि विश्व में कोई भी देश चाइना के साथ अब डील नहीं करना चाहता। सही बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, कोई भी इंडस्ट्री जब एस्टैब्लिश होती है तो उसके प्रोडक्ट को मार्केट चाहिए। जी। आज हमारा हिंदुस्तान का मार्केट सबसे बड़ा है और मार्केट के कारण इनको आना ही पड़ेगा। दूसरी बात, स्किल्ड मैन पावर विथ चीपर रेट। आज जो डॉलर में तनख्वाह देना पड़ता है जापान में, अमेरिका में, यूके में,
वो हमारे यहाँ के इंजीनियर की, हमारे यहाँ की जो लोग जहाँ पढ़े लिखे स्किल्ड मैन पावर है वो काफी कम है। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट आपने जो कही, जो ईज ऑफ बिजनेस की है कि रेट टैपिज्म से कैसे मुक्ति मिले, और इसमें निश्चित रूप से समस्याएं थी, पर प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब से आए तब से हमने ईज ऑफ बिजनेस में, अब वर्ल्ड बैंक ने हमको सर्टिफाई किया है कि हम कितने रैंक ऊपर आए हैं जी। अब मैं जैसे एमएसएमई का मंत्री हूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 61 मिनट में उन्होंने एक स्कीम ओपन की कि लोन सैंक्शन होगा। फिर जब मैं जब मंत्री बना तब मुझे ध्यान में आया कि लोन सैंक्शन हुआ पर डिसबर्समेंट नहीं हो रहा। फिर निर्मला जी और मैंने एक बार मीटिंग हुई अशोका होटल में, और हमारी जितनी योजना थी एमएसएमई की वो बैंक वाइज हमने रिव्यू किया। आपको ताज्जुब होगा, मेरे यहाँ दिल्ली ऑफिस में सॉफ्टवेयर है कि देश के कौन से बैंक में कौन सी योजना पे कितने एप्लीकेंट है, कितने प्रोसीजर, कितने लोगों को लोन मिला, कितनी केस पेंडिंग है। तब हमको ध्यान में आया कि 22% एप्लीकेशन पेंडिंग है। अच्छा। तो मैंने पूछा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे एरिया के बाहर आता है। तो मैंने कहा फिर आपकी बैंक उस एरिया में है ना? है। तो फिर आपने ये एप्लीकेशन ट्रांसफर क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा हम तुरंत करते हैं। फिर उन्होंने कहा 11% एप्लीकेशन ऐसी है जिसमें कोई कागज कम है। मैंने आपने उनको बुलाया, समझाया। अब बैंक को यह पता चला कि हमारे यहाँ पूरी तरह से उसका मॉनिटरिंग है। एक ने कहा कि हमारा मिनिमम टारगेट हमने पूरा किया। मैंने बोला ये मिनिमम टारगेट आपको किसने दिया? आपको मैक्सिमम काम करना है, ये यहाँ मिनिमम वाली बात करके खत्म करने वाली बात नहीं है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी से लेकर वित्त मंत्री से लेकर और मेरे विभाग तक अब पूरी तरह ये जो आईटी के कारण जो सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है, तो हर आदमी का परफॉर्मेंस ऑडिट, उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मॉनिटरिंग करने की अब शक्ति हमारे पास आई है। अब रेट टैपिज्म से इससे मुक्ति करनी पड़ेगी। दूसरी बात जी, अभी हमने लैंड एक्विजिशन देना इंडस्ट्री को जी, लेबर लॉस के बारे में गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने निर्णय कर दिया है। जी, अब पुरानी इंडस्ट्री को लेबर लॉस जो है वही है। जी। जो नई इन्वेस्टमेंट फॉरेन लेके आएगा, फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, उसके लिए केवल ये सुझाव है। ये मेरा जो सवाल होने अमेरिका वाला था, पर ठीक कह रहे हैं आप जी। हाँ, ये तो हमने वो भी लाया है। और लगातार हम अब अभी मेरे डिपार्टमेंट में एक जॉइंट सेक्रेटरी को जिम्मेदारी दी है, राज्य सरकारों ने दी है, और हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने वाले एम्बेसडर जो है हमारे अलग अलग देशों के, अभी मैं 1 तारीख को दिल्ली आऊँगा तो उनके साथ भी मैं मीटिंग करने वाला हूँ कि आप लोगों के प्रपोजल दो, कहाँ अड़चन है हमें बताओ, अड़चने हम दूर करेंगे, रेड कारपेट सबके लिए डालेंगे, आप आइए, हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मुझे लगता है ये समस्या है, पर ये बहुत कम हुई है और बाकी भी समस्या सुलझाई जाएगी और हम इसके ऊपर मात करेंगे और निश्चित रूप से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, ये मेरा विश्वास है। सर, थोड़ा पॉजिटिव एक सवाल मेरा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की अगर मैं बात करूं, बंद घड़ी भी 2 बार सही समय दिखाती है। क्या कोरोना काल में भारत का जो डिजिटल इंडिया था, जो एक मिशन था, उसको एक पुश मिलता दिखाई देता है आपको? सर 100% मिला है। मैं आपको मेरी बात बताता हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी के आग्रह के कारण सोशल मीडिया से बहुत फॉर्मली लिंकअप था, मेरे से नहीं जमता था ये, और मैं ज़्यादा इसमें एक्टिव नहीं था। सर आप ट्विटर पे चैट कर रहे हैं नॉन स्टॉप, कल भी देख रहा था मैं। हाँ, अभी यही बताता हूँ। ये 30 दिन में मैं 14 करोड़ लोगों तक पहुँचा है। 115 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस मेरी हुई और वर्ल्ड में पहुंचा। एक तो कार्यक्रम ऐसा हुआ कि 50 देशों की यूनिवर्सिटीज जो थी, 40 यूनिवर्सिटी के 6000 स्टूडेंट के साथ मैंने 2 घंटे इंटरेक्शन किया। तो ये अब इतना अभी मैं सोच रहा हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट का पूरा मैं वीसी से पूरा रिव्यू करूँ प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। तो ये पहली बार ये आईटी के दरवाजे और जल्दी खुल गए और सब लोग इसमें चले गए। ये शायद मजबूरी के कारण हो, चाहे इस प्रकार की परिस्थिति का कारण हो, हम लोग जो दूर थे वो भी अब इसमें घुस गए और इसके कारण हमें काफ़ी अच्छा एक टेक्नोलॉजी का आधार मिला है जो देश के लिए बहुत फायदे का होगा। सर एक छोटा सा इसमें मुझे एक चीज़ है जो टीस है मेरी, जो मेरा पर्सनल एक टीस है। ये अजीब सी बात है सर, हम चाइना का विरोध कर रहे हैं और देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, जैसा आपने जिक्र किया अभी कि चाइना के ऊपर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन ये जो बातचीत हो रही है ये भी चाइनीज ऐप के थ्रू हो रही है। इस दिशा में भारत कब इनिशिएटिव लेगा? मतलब ये अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय रहता है क्योंकि वहां पर मल्टीपल सिक्योरिटी कंसर्न्स भी आ जाते हैं।
देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न प्रश्न पूछा है निशांत जी। अभी मुझे एक बहुत बड़ा दुख हुआ कि कोरोना के संकट में एक स्पेशल फ्लाइट से हमारे यहाँ पीपी किट चाइना से आई, और मैंने हमारे एमएसएमई के सब अधिकारियों को कहा कि जो रेडीमेड गारमेंट वाले वो क्यों नहीं बनाते। और हमारे नागपुर में एक ऑरेंज टेक्सटाइल क्लस्टर है, 18-20 लोगों ने स्थापन किया है, और वो ये इंग्लैंड पीटर इंग्लैंड ये शर्ट बनाते हैं यहाँ नागपुर में। मैंने उनको कहा बनाओ, इतने लोग बनाने लगे हैं कि 1200 रुपए की पीपी किट अब 650 550 रुपए में मिल रही है। अब मैं पीयूष गोयल जी से आग्रह कर रहा हूँ कि इतनी किट के कारखाने हो गए, अब एक्सपोर्ट करने की परमिशन दो। 1200 रुपए लीटर का सैनिटाइजर 160 रुपए लीटर आ गया। तो हमारे देश में क्षमता है, अब कोई हवाई जहाज से पीपी किट लाने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए अभी मैंने मेरे विभाग को ऑलरेडी कहा है कि पिछले 3 साल में हमने कितना एक्सपोर्ट किया है और 3 साल में कितना इंपोर्ट किया है, इसका किताब प्रकाशित करो। और जो इंपोर्ट हुआ है वो हर चीज को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट यहाँ ढूंढो ताकि इस देश में इंपोर्ट ना बढ़े। तो इस प्रकार की योजना हमने पूरी तरह से तैयार कर रहे एमएसएमई में कि जो 3 साल में इंपोर्ट हुआ वो हर चीज का उपाय हिंदुस्तान में मिलेगा। और आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जैसे मैंने बोलते हुए बड़े होशियारी से एक शब्द का प्रयोग किया था कि मजबूरी के कारण आज भी बहुत लोगों को चाइना के साथ व्यवहार करना पड़ता है। इसका कारण यही है कि जो कॉस्ट उनकी है, अभी ये प्लास्टिक के अपने ये जो सैनिटाइजर बनते हैं या शैम्पू और उसका एक प्लास्टिक का ढक्कन होता है ना, उसका एक पंप होता है, वो पूरा चाइना से आता था। तो प्लास्टिक एसोसिएशन के जो सभी लोगों से मेरी कॉन्फ्रेंस, ये क्या है, ये पंप क्यों आ रहा, आप क्यों नहीं बनाए? अभी मेरे फोन पर कल ही एसएमएस आया कि साहब हमने अब इसको बना लिया है। तो अब जो हर चीज जो चाइना से आएगी उसका विकल्प हिंदुस्तान में होगा। क्या बात है। और अब एक्सपोर्ट करेंगे वर्ल्ड में। अब चाइना से तो माल लाएंगे नहीं, उल्टा हमारे देश में पैदा होगा और हमारे देश में पैदे हुए माल को हम एक्सपोर्ट कराएंगे। हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, इंपोर्ट को कम करेंगे, रोजगार का निर्माण करेंगे और इकोनॉमी को मजबूत बनाएंगे। इसी मंत्र से हमको जाना पड़ेगा। सर, ये स्पिरिट ही अपने आप में बहुत मोटिवेटिंग है। 2 आखिरी सवाल, बहुत छोटे से सवाल हैं। एक सवाल ये कि सर, जो बॉर्डर पे स्कर्मिशेस हो रही हैं अभी, हालांकि ये टेम्परेरी है, लेकिन क्या आपको लगता है इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस शेक करेगा, या ये किया ही इसीलिए जा रहा है जिससे कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस शेक किया जाए? पहली बात तो ऐसी है कि ये इंटरनेशनल सवाल भी है और मेरे विभाग के अंदर भी नहीं आता, तो अंडरस्टूड। खुलकर मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहता हूं। पर एक बात आपको बताता हूं कि इन सब बातों का कोई परिणाम इन्वेस्टमेंट पर नहीं होगा। हम निश्चित रूप से एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड की और हमारे पास काफ़ी स्ट्रेंथ है। कुछ कमियां होगी उसको हम काफ़ी गति से सुधार रहे हैं। आने वाले समय में इंडिया इज़ द बेस्ट डेस्टिनी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी। और मेरा विश्वास है कि चाहे कोई चाहे या ना चाहे, कोई विरोध करे या करे, सपोर्ट करे, फिर भी हम लोग इसमें कामयाब होंगे और हमारे देश के औद्योगिक विकास में हम काफ़ी आगे जाएंगे। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा। ग्रामीण कृषि और वनवासी क्षेत्र में, जंगलों में भी इंडस्ट्री आएगी। 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में आएंगी, विलेज इंडस्ट्री का विस्तार होगा, रोजगार निर्माण होगा और हम सुपर इकोनॉमिक पावर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो पूरा करेंगे और निश्चित रूप से हम रोजगार निर्माण करने में यशस्वी होंगे। केवल एक ही बात आखिरी में कहूँगा, मैं जितना आसानी से कह रहा हूँ इतना ये आसान काम नहीं है, ये बहुत कठिन काम है। पर मैं जानता हूँ कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी परिश्रम कर रहे हैं, पूरे मंत्री परिश्रम कर रहे हैं, पूरा देश परिश्रम कर रहा है, सिस्टम परिश्रम कर रही है, ये कठिन है पर असंभव नहीं है। हम होंगे कामयाब। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और अटल जी की जो कविता थी कि कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, इसी स्पिरिट में हम कोरोना की भी लड़ाई जीतेंगे और आर्थिक लड़ाई भी निश्चित रूप से जीतकर इंडिया को आत्मनिर्भर और वर्ल्ड की सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने में हम यशस्वी होंगे, ये मेरा विश्वास है। सर, एक आखिरी सवाल है और ये सवाल देश की तमाम जनता, इंडस्ट्रियलिस्ट, हर इंसान से जुड़ा हुआ है। मतलब इसमें आप भी हैं, मैं भी हूं, हमारे परिवार भी हैं, सब कोई है। व्हाट इज द न्यू नॉर्मल आफ्टर कोरोना? एक नया नॉर्मल क्या होगा जब चीजें खुलेंगी? क्या वो नया नॉर्मल सी हम देख सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे रिजर्वेशंस होंगे,
जो चेहरे पर लोग गॉगल्स पहनते थे अब मास्क पहनने लग गए हैं, जिनके हाथों में जो परफ्यूम खरीदने जाते थे अब वो सैनिटाइजर खरीदने लग गए हैं। व्हाट इज द न्यू नॉर्मल सर? देखिए, मैं पहली बात तो आपको बताता हूं कि इसके बारे में कोई निदान करना असंभव है, पर एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं। आप एक बात को समझ लीजिए कि पूरे विश्व में अब इस बात का संशोधन शुरू है। परसों डॉक्टर हर्षवर्धन जी की भी प्रतिक्रिया मैंने टीवी पर सुनी है कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन है उसका रिसर्च शुरू है, और जब तक वैक्सीन नहीं मिलता, एक बार वैक्सीन मिल गया और हमने वैक्सीन ले लिया तो होगा। तो ये इसमें मैंने जब मेरी जो जानकारी मिली कि कुछ नेचुरल वायरस है, कुछ आर्टिफिशियल वायरस है, तो नेचुरल वायरस के जवाब पूरे वर्ल्ड में है, कोई भी लिए तुरंत वैक्सीन अवेलेबल है। पर ये एकदम नया आया है, किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो इसका वैक्सीन हमारे देश में भी प्रयास चल रहा है, और मेरी उम्मीद है कि एक आध महीने में इसका उत्तर आ जाएगा। और फिर हम जब लोग एक बार अगर वैक्सीन मिल जाएगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरी बात मैं इम्पोर्टेंट ये कहता हूँ जो हम सबको समझना होगा, ये कोरोना वायरस के साथ जीने की पद्धति को हमको विकसित करना होगा। आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोरोना वायरस, ऐसा मैंने उसका नाम दिया है। सही कह रहे हैं। और इसके लिए आपको कहीं भी घर से बाहर निकलते हैं तो सैनिटाइजर से हाथ धोना पड़ेगा, मास्क लगाना मैंडेटरी होगा, अगर हम मॉल में जाते हैं तो लाइन लगाना पड़ेगा, हेयर कटिंग सैलून में जाते हैं तो अपॉइंटमेंट देकर जाना पड़ेगा, सब्जी बाज़ार में लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, और इतना ही नहीं तो हमको 1 मीटर से ज़्यादा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। हवाई जहाज में, बस में, रेलवे में भी डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो जब तक ये वैक्सीन नहीं आता, वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोरोना वायरस। इसके सिवा कोई उपाय नहीं है, और इसी के साथ जीना पड़ेगा। केवल भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये वैक्सीन जल्द से जल्द आए और पूरे समाज को, पूरे विश्व को इससे मुक्ति दे। यही हम कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की, और उससे भी ज़्यादा ये जो स्पिरिट है, इसका सोर्स क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जिस स्पिरिट से आप चीज़ों को बताते हैं और जिस पॉजिटिविटी से रखते हैं, ये हम सबको अभी इस वक्त की बहुत ज़रूरत है। गडकरी जी बहुत बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष के लिए आपने टाइम निकाला सर। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।